अस्सलाम वालेकुम। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ये सेशन है फ़िल्म का सफ़र। पाकिस्तान में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जो सिनेमा हाउसेस थे, जो स्टूडियोज़ थे, जो मशीनरी थी, वो सब टूटा फूटा मिला हमें। और इंडिया से कुछ लोग आ चुके थे, जिनमें कारदार साहब थे, शौकत हुसैन रिजवी साहब थे, मलिका तरन्नुम नूरजहाँ थीं, बाबा जी चिश्ती थे, नज़ीर साहब थे, सोन लता थीं, गुलाम मोहम्मद साहब थे, माया देवी साहिबा थीं उसमें, और बहुत सारे टेक्नीशियंस थे। हिंदुस्तान में 3 बड़े हब थे, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त भी काम कर रही थी। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बन रही थी, तेरी याद, जिसकी हीरोइन थी आशा भोसले और डायरेक्टर थे दाऊद चांद और उसके हीरो थे नासिर खान साहब, जो दिलीप कुमार साहब के भाई थे। यही फिल्म तेरी याद 1948 में अगस्त में ईद उल फितर पे नुमाइश पजीर हुई और यहाँ से पाकिस्तान की फिल्मी सफ़र का आगाज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे पंजाबी फिल्म बनी फेरे 49 में, जिसके डायरेक्टर नज़ीर साहब थे और ये पहली पंजाबी सिल्वर जुबली फिल्म थी। 50 में दो आंसू बनी उर्दू फिल्म थी, ये भी पहली उर्दू सिल्वर जुबली फिल्म थी। फिर 55 में फिल्म सस्सी आई, उर्दू फिल्म थी और पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। 65 में जीदार आई, पंजाबी फिल्म थी, पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। 66 में अरमान आई, जो पहली प्लैटिनम जुबली थी उर्दू फिल्मों में। 69 में ज़रका आई, जो पहली डायमंड जुबली, यानी 100 हफ्ते एक ही सिनेमा पर पूरे किए थे। और 74 में फिल्म ख़तरनाक आई, पंजाबी थी और वो भी डायमंड जुबली थी। हमारे यहाँ भी 3 हब थे, लाहौर, कराची और ढाका। तो कराची में सबसे पहला स्टूडियो जो बना 1954 में ईस्टर्न स्टूडियो बना। उसके बाद 1966 में मॉडर्न स्टूडियो और 1973 में इंटरनेशनल स्टूडियो बना। कराची में सबसे पहले 1955 में हमारी ज़बान के नाम से उर्दू फिल्म रिलीज़ हुई, जिसके डायरेक्टर शेख हसन थे। 55 में ही कराची में फिल्म हीर बनी, जिसके डायरेक्टर नज़ीर साहब थे और ये पंजाबी फिल्म थी। फिर 1956 में पहली सिंधी फिल्म उमर मारवी, शेख हसन साहब डायरेक्टर थे और वो कराची में ही बनी। 1970 में यूसुफ खान शेरबानो अजीज़ तबस्सुम साहब की फिल्म थी, ये पहली पाकिस्तानी पश्तो फिल्म थी जो कराची में बनी। 70 में माँ ते माँ गुजराती फिल्म थी और उसके डायरेक्टर इकबाल अख्तर साहब थे। और 1976 में पहली अंग्रेज़ी फिल्म भी कराची में बनी, बायॉन्ड द लास्ट माउंटेन, जिसके डायरेक्टर जावेद जब्बार साहब थे और उसका उर्दू वर्जन मुसाफिर के नाम से रिलीज़ हुआ था। ढाका भी काम कर रहा था उस वक्त। 1956 में पहली बंगाली फिल्म बनी। 1962 में चंदा उर्दू फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर एहतिशाम साहब थे। 1964 में ढाका में पहली रंगीन फिल्म बनी, ज़हीर रेयान साहब उसके डायरेक्टर थे और वो संगम नाम था उसका। फिर 1965 में फिल्म बहाना, जो पहली ब्लैक एंड वाइट सिनेमा स्कोप फिल्म बनी, ज़हीर रेहान साहब उसके डायरेक्टर थे। और 1965 में ही पहली रंगीन सिनेमा स्कोप फिल्म बनी, जिसके डायरेक्टर थे मुस्तफ़ीज़। तो इस तरह से फिल्म का सफ़र शुरू हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं, ये स्टार्स हैं, फिल्म के स्टार्स। फिल्म का जब इश्तिहार लगता था तो सितारे लिखा हुआ आता था और मैं इनको इसी तरह से जानता हूँ कि मैंने स्क्रीन पर एक नाम देखा, जावेद शेख, मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी और डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी। और इनका नाम ही इनका तारुफ है और इनका काम इनकी तारीफ है। तो इस फिल्म के सफ़र में इन शख्सियात में से जो हमारे साथ सबसे पहले इस सफ़र में शामिल हुए,
वो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। 1950 की दिहाई में एक फिल्म बनी सिंधी में परदेसी, जिसमें ये पहली बार नज़र आए। उसके बाद रज़ा मीर साहब ने फिल्म लाखों में एक, जो 67 में रिलीज़ हुई, उसमें एक ये बहुत ही कामयाब विलन की शक्ल में दिखाई दिए। उसके बाद आसरा, पिया मिलन की आस, अनीला, ज़िंदगी कितनी हसीन है, नाज़नीन, अंधली, और इनकी पहली पंजाबी फिल्म 1973 में थी चार खून दे प्यासे, जिसमें मुनव्वर सईद साहब भी थे। अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे। और उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब पंजाबी फिल्म के लिए लाजिम व मलजूम हो गए। इनके बग़ैर पंजाबी फिल्म नहीं बनती थी। तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ तो आपने करवा ही दिया, पहली फिल्म और बाकी फिल्में भी। और फिल्म जो मौजू है फिल्मी सफ़र, और ये सेशन भी है 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। अब फिल्मी सफ़र की अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं तो तकरीबन 60 साल हो गए हैं। उर्दू पंजाबी कई फिल्में की हैं। इस सफ़र में जहां मेरे जो साथी फ़नकार थे, जावेद शेख, मुनव्वर सईद इसके गवाह हैं, जानते हैं कि 90% हमारे साथी फ़नकार आज दुनिया में नहीं हैं। मैं उनकी मग़फ़रत की आज दुआ करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से भी। और उसके अलावा फ़िल्मी साथियों के अलावा और भी कई शख्सियात से मेरी फ़िल्मी हवाले से मुलाकातें रही हैं। और अल्लाह ने ऐसा मुझे नाम दिया उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से कि मेरा ताल्लुक़ सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। मैं बहुत बड़ा जियाला था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मुझे बहुत पसंद करती थी। बल्कि उन्होंने मुझे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स कल्चरल विंग का भी बनाया हुआ था, जिसके तहत हमने कई तकारीब की। आज ये जैसा कि 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, ऐसी ही मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज उस शख्सियत, उस दुनिया की अज़ीम पहली वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी भी है। मैं उनका चंद अल्फाज में ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुझे पीपल्स कल्चरल विंग का चेयरमैन बनाया था, तो उस दौर में हम फिल्म इंडस्ट्री के तमाम जितने भी फ़नकार, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स थे, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ थे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमारे स्टूडियोज़ आती थी। फिल्मी फ़नकारों से बहुत उनकी क़ुर्बत थी। और बल्कि तकारीब में जब भी उनको मैंने चेयरमैन की हैसियत से जिस भी फिल्मी तकरीब में बुलाया, वो अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर वो आती थी। तो मैं आज की वो जो बरसी है उस सिलसिले में, बल्कि मैं जब जलसे किया करता था अपनी शूटिंगों को छोड़कर भी, तो उसमें मैं आपके इत्तला के लिए कुछ सियासी बातों के अलावा फिल्मी डायलॉग्स के हवाले से भी बात करता था। जैसा कि मेरा एक डायलॉग बड़ा मशहूर है मौला जट का कि नवाया सोनिया। तो इसी तरह एक और डायलॉग भी उसी फिल्म का है कि मैं जब अपने अपोनेंट की टांग तोड़ता हूँ, आज तो खैर मेरी भी टांग टूट गई थी, सबने देखा होगा, सुना होगा, तो उसको उसके करीब जाकर मैं डायलॉग बोलता हूँ कि जद तेरी विसाखी ज़मीन ते वजेगी तो दे विचों ठक 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 दी आवाज़ नहीं
नूरी नत 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 दी आवाज़ आएगी सोनिया। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसों में मैं ये डायलॉग्स के हवाले से भी बोला करता था। तो आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम लीडर को जो कि उनकी 18वीं बरसी है, उनको याद करते हैं। और आखिर में मेरी ये बात कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का उरूज जो उस दौर में था आज नहीं है, आज ज़वाल पजीर है। जो नाम लिए आपने फिल्मों के और जो फनकार थे, हालांकि टैलेंट आज है, बहुत टैलेंट है, सिर्फ कराची ही में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, अंदरून सिंध में भी ऐसा टैलेंट है। उन्होंने एकेडमीज़ से नहीं पढ़ा और ना ही एकेडमीज़ हमारे मुल्क में हैं, लेकिन अपने तौर पर उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखा है और वो काम कर रहे हैं। टीवी के चंद फिल्में जो बन रही हैं उनमें बहुत बड़ा अच्छा टैलेंट हम देख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो उरूज था, जो इंडस्ट्री थी, वो आज नहीं है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से और इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से, अहमद शाह साहब के तवस्सुत से मैं हुकूमत वक्त को ये इल्तिमास करता हूँ, ये मुतालिबा करता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होना चाहिए। आज जो फिल्म बनती है, अगर कराची में चंद एक बन रही हैं, लेकिन एक साल के बाद फिर 1.5 साल 2 साल के बाद एक फिल्म बनती है, तो वो इंडस्ट्री नहीं हुई। आज सिनेमे टूट गए, आज फिल्में बन नहीं रही। सारे सिंध में, सारे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो 2000-2500 के करीब सिनेमा थे, और आज किसी भी शहर में, छोटा बड़ा शहर, खैरपुर, तादू, हैदराबाद, सखर, मीरपुर को कोई एक सिनेमा भी नहीं है, लाड़काना एक सिनेमा भी नहीं है। इवन इन कराची में 126 सिनेमा हुआ करते थे, आज 7-8 सिनेमे हैं, और उनमें वो सिनेमे ज़रूर हैं जो सिनेप्लेक्सेस है, वो मॉल्स में हैं, और जिसको मैं भी नहीं देख सकता, कई आम आदमी नहीं देख सकता, उसका इतना महंगा टिकट होता है। और जो हम चाहते हैं कि वो तफरीह वो छीन ली गई है, उस तफरीह को बरकरार रखा जाए, फिल्म इंडस्ट्री को का रिवाइव किया जाए। हम जितने भी बाकी साथी रह गए हैं, हम हुकूमत वक्त के साथ ताउन करेंगे। मैंने सिंध हुकूमत को तो ये तजवीज़ दी थी, जो कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन माफ़ी के साथ कि उन्होंने अमल नहीं किया है अभी तक। कि मैंने कहा था कि बानी, पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए नेफ्टेक का इदारा बनाया था, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत फिल्में भी बनी और बड़े पैमाने पे अवार्ड्स भी होते थे। तो आपकी हुकूमत अब सिंध में है, तो सिंध में आप सेफ्टेक बनाएं, सिंध फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसमें जितनी भी ज़बानें बोलने वाले हैं, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, मुल्तानी, जितनी उन ज़मानों में फिल्में बने, बजट मुख्तस करें, लोगों को, लाखों लोगों को रोज़गार मिले। सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ये लाज़िम मलज़ूम है। मेरी ये गुजारिशात है, और इसके लिए मैंने ये भी गुजारिश की थी कि उसका वेन्यू इस आर्ट्स काउंसिल के अंदर बनाया जाए, उस सेफ्टेक का, और उसका MD अहमद शाह साहब को बनाया जाए, जो ये इतने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। हमें अभी एक और स्टार शहरयार मुनव्वर ने ज्वाइन किया है। शहरयार मुनव्वर को हम बाद में हम इनसे सवाल करेंगे। इस फिल्म के सफ़र में इनके बाद यहाँ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है मुनव्वर सईद साहब।
मुनव्वर सईद साहब 1969 में फिल्म घर दमाद, मसूद रिजवी साहब की फिल्म थी, उससे ये जलवागर हुए फिल्म में। उसके बाद पराई बेटी, बाजार, दौलत और दुनिया, और फिर 73 में पंजाबी फिल्म खून दा दरिया, आबिद शुजा साहब की फिल्म थी, और ये उससे पंजाबी फिल्मों का हिस्सा बन गए और बहुत कामयाब विलन रहे। तो मुनव्वर सईद साहब से पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। मैं हमेशा कहता हूँ, ये लोग सुनने वाले परेशान भी हो गए होंगे कि ये मुस्तकिल इस बात पे क्यों जोर देता है, लेकिन मैं, यह जॉन एलिया लॉन में बैठे हैं, तो जॉन एलिया का ये एक मेरे लिए एक बहुत ही, उन्होंने मुझे टोका था जब मैंने कहा था कि ख़वातीन व हज़रात, तो कहने नहीं नहीं बारे नहीं, ख़वातीन व हज़रात नहीं, सिर्फ हज़रात कहो। तो वहाँ पे ख़वातीन भी बहुत सी बैठी थी, आज भी बैठी हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी सी हमारी बहनें बच्ची हैं। तो मैंने उनसे कहा कि चचा जॉन, यहाँ तो ख़वातीन भी हैं, तो सिर्फ हज़रात मैं कह दूँ? कहने लगे नहीं बेटा, देखो बाले, देखो ये जो हज़रत है ये औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है और मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, मतलब ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी हज़रत इस्तेमाल होता है, और हज़रत की जमा है हज़रात। तो जब हज़रात आप कह देंगे तो उसमें दोनों आ जाएंगे, औरत भी और मर्द भी। लेकिन आप ख़वातीन व हज़रात अगर कहेंगे तो ये गलत तर्जुमा किया जा रहा है, हालांकि ये एक गलतुल-आम हो गया है, और बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार, बड़े काबिल लोग ख़वातीन व हज़रात कहते हैं, इसलिए कि गलतुल-आम है। तो ठीक है, ये चले, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सही नहीं है। ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन का एक तर्जुमा है उर्दू में, जो अंग्रेज़ी का है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसका तर्जुमा है उर्दू में जो गलत तर्जुमा है कि ख़वातीन व हज़रात नहीं, सिर्फ हज़रात कहिए, उसमें दोनों आ जाते हैं। और अगर ख़वातीन व हज़रात कहेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे लक्स टॉयलेट सोप साबुन, कि सोप भी कह रहे हैं, साबुन भी कह रहे हैं। तो ये ज़रा अगर आप रख सकते हैं जहन में अपने और मुनासिब समझते हैं तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ हज़रात कहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई ज़बान की। अब फिल्म के बारे में अर्ज़ करूं कि फिल्म बहुत कामयाब जा रही थी, बहुत लोग बेतहाशा देखने वाले थे और बेतहाशा सिनेमा हॉल थे। जैसे अभी मुस्तफ़ा ने फरमाया कि कितने सैकड़ों सिनेमा हॉल होते थे, और कराची जैसी जगह पे मेरा ख्याल है कि उन्होंने 26-27 कहे हैं, वो ज़्यादा थे और बहुत थे। 126 कहे, 126 कहे इन्होंने। हाँ, अच्छा, 126 सिनेमा हॉल थे, बताइए, कराची में। तो आज वो मेरे ख्याल 26 हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसकी वजह क्या है कि फिल्म बनने की तादाद कम हो गई। और क्यों कम हुई? देखिए, होता ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को तबाह करना चाहूँ तो मैं उसकी अच्छाइयों से एतराज़ करता हूँ और उसकी बुराइयों को उजागर करता हूँ। तो कुछ थे हमारे लोग जो इक़्तिदार में आए और उन्होंने फिल्म को तबाह करने की कोशिश की, और कोशिश करने के लिए उन्होंने उसकी अच्छाइयाँ एक तरफ रखी, उसकी बुराइयाँ उजागर की। नतीजा ये हुआ कि फिल्म कम से कम तादाद में बनती रही, और एक वक्त वो आया कि फिल्म बननी ख़त्म ही हो गई। जैसे आज है कि आज कराची में कुछ थोड़ा बहुत, कराची में फिल्म की ज़रा हलचल होती है, लेकिन लाहौर जैसी जगह जहाँ 200 फिल्में हैं मुस्तफ़ा,
200 फिल्में साल की बनती थी हैं? वो वहाँ अब 2 भी नहीं बन रही, 1 2 4 पंजाबी फिल्में बनती हैं, वो भी उस साल 1.5 साल के बाद। हाँ, और वो भी उस पाए की नहीं होती जिस पाए की फिल्मों में तुमने काम किया है माशाल्लाह। अच्छा, मुस्तफ़ा के लिए मैं अर्ज कर दूं कि इनको पंजाबी फिल्मों की तरफ लाने वाला कौन है भाई? मैं हूं, है ना? इनको पंजाबी फिल्मों की तरफ मैं लेकर आया हूं। एक फिल्म बने, उस वक्त तक मैंने 2 3 4 5 पंजाबी फिल्में कर ली थी, जबकि मुझे मेरी ज़बान भी पंजाबी नहीं है, मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन मैंने की कोशिश करके समझ के और कर ली। तो एक फिल्म बन रही थी खून दे प्यासे, जिसका नाम फिर 4 खून दे प्यासे के नाम से वो रिलीज हुई। कैंसर की वजह से। हालांकि आजकल तो बहुत कैंसर की वजह से। खून दे प्यासे हैं हाँ। माशरे में। तो खून दे प्यासे, 4 खून दे प्यासे जो फिल्म थी, उसके डायरेक्टर थे अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब ने मुझसे ये कहा कि यार इसमें 4 भाइयों की कहानी है जो विलन हैं और मेन हैं वो इस फिल्म के। तो एक तो तुम हो, 2 नए लड़के उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उसमें, एक और जो है बड़ा भाई मैं था उसमें, और तुमसे छोटा जो है उसके लिए मैं मुस्तफ़ा कुरैशी को चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो तैयारी नहीं हो रहे। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बात करता हूँ। मैं मुस्तफ़ा के घर पहुँच गया। मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि यार मुस्तफ़ा, ये फिल्म बन रही है, अच्छी है, कहानी बड़ी अच्छी है, डायरेक्टर बड़ा अच्छा है, मैं भी हूँ इसमें, तुम्हारा बड़ा भाई मैं बना हूँ, तो तुम ये कर लो कैरेक्टर। यार मुन्नू, मैं कैसे करूँगा, मेरी तो ज़बान पंजाबी नहीं है। मैंने कहा क्यों? मेरी ज़बान क्या है? उर्दू। लेकिन पंजाबी मैंने सीख के और पंजाबी की और कर रहा हूँ, और काफ़ी कामयाब हो रही है वो। तो तुम्हारी तो फिर भी मादरी ज़बान सिंधी है, जो थोड़ा बहुत पंजाबी से भी मुताबिकत रखती है, लेकिन उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं रखती है। लेकिन मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो तुम। मजबूर किया मैंने, ये तैयार हो गए। अच्छा चलो कर लेता हूँ। ये किया उन्होंने, और करने के बाद माशाल्लाह जो हंगामा किया है, तो वो पंजाबी फिल्मों के मुस्तफ़ा अपना सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी, ये 2 ऐसे हो गए थे कि ये न हो तो पंजाबी फिल्म का तस्वुर ही नहीं होता था। ये 2 नाम ऐसे थे कि इनके नाम पर फिल्म बिक जाती थी। हाँ, बिल्कुल, पंजाबी की बिल्कुल। हीरोइन चेंज होती रही, आसिया आई, मुमताज़ आई, अंजुमन आई, लेकिन ये जोड़ी माशाल्लाह बरकरार रही। मैंने दरअसल एक जो मुझे हौसला हुआ ना मुनव्वर की तरफ से, कि ये शुस्ता उर्दू ज़बान बोलने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जॉन एलिया साहब, रईस इमरोवी साहब और बड़े बड़े अदीब शुरा, और शुस्ता उर्दू जिसको कहा जाए, तो ये पंजाबी में कर रहे हैं। तो वाकई सही कहा कि सिंधी और पंजाबी के अल्फाज काफ़ी करीब करीब हैं। उसके बाद फिर मैंने हामी भरी थी तो फिर मैं वो जो ज़बान की पे अबूर चूँकि नहीं था, तो मुझे दिक्कत सी होती थी। उसको मैं अपने लाफ्टर में या एक्सप्रेशंस में कवर कर लेता था, तो एक स्टाइल बन गया तो वो फिल्म हिट हो गई तो फिर चल सो चल हो गई। बहुत ज़हीन आदमी है, और इंतहाई जहानत से इन्होंने पंजाबी को एक अलग अंदाज से फिल्मों में पेश किया, और जो बहुत कामयाब रहा। बेसिकली फिल्म मौला जट अगर आप देखें तो वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान राही साहब के मकालमों की फिल्म है। बिल्कुल। गाना तो कभी कभी आ जाता है उसमें, लेकिन वो बेसिकली इनके मकालमों की फिल्म है। मुनव्वर साहब, आपने परवेज़ मलिक साहब के साथ काम किया है, एस सुलेमान साहब के साथ काम किया है, आपने रज़ा मीर साहब के साथ काम किया, तो उस दौर का बताएं, क्योंकि हम फिल्म के सफ़र की बात कर रहे हैं। तो क्या चीज़ है जो आज लैक करती है और उस ज़माने में थी? वो फिल्म बनाते थे, कैसे बनाते थे, फिल्म का म्यूज़िक। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी उस ज़माने की कि पंजाबी फिल्मों की कास्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी,
लिखने वाले, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर सब अलग होते थे। और उर्दू फिल्मों के काम करने वाले सब अलग होते थे, उनके शायर, उनके मौसीक़ार, उनके कहानी नवीस सब अलहदा होते थे। तो वो एक पंजाबी और उर्दू का मवाजना तो रहता था, मुकाबला नहीं होता था उसमें। तो आप उनके बारे में बताइए कि उस दौर में कैसा चल रहा था ये फिल्म का सफ़र। देखिए, फिल्म का सफ़र तो बड़ा आला सफ़र था उस ज़माने में। और जो आप पंजाबी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो पंजाबी फिल्में तादाद में तो कम थी, लेकिन उनका एक अजीब व गरीब अंदाज था जो बहुत पसंद किया जाता था। और लोग, पढ़े लिखे लोग भी, वो उसको देखने ज़रूर जाते थे। पंजाबी फिल्म को खूबसूरत फिल्में थी और बनाने वाले भी बड़े कमाल लोग थे। अच्छा, जब फिल्म में लोग आने शुरू हुए हमारे, जैसे परवेज़ मलिक आए 60s में, वो अमेरिका से फिल्म में डायरेक्शन और डिप्लोमा लेकर आए थे फिल्म में। जब वो आए तो उन्होंने अमेरिका से किया था डायरेक्शन में। और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शोबा होता है फिल्म का, उसमें ये करके स्क्रीन प्ले में वो ये करके वहाँ से आए। और भी बहुत से लोग थे जो फरीद अहमद साहब बाहर से पढ़ के आए थे। हाँ, और बहुत से लोग, और बहुत सारे लोग आए। हाँ, और उन्होंने फिल्म में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें इंट्रोड्यूस की और बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई। परवेज़ मलिक साहब ने एक फिल्म बनाई थी जो वहीद मुराद साहब ने प्रोड्यूस की थी, उसका नाम था अरमान। तो अरमान जो फिल्म थी, वो पहली फिल्म थी जो गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली 75 हफ्ते जी, 75 हफ्ते वो चली थी फिल्म। और बनाई थी, डायरेक्शन परवेज़ मलिक की थी। इसके अलावा और बहुत से लोग हमारे, वो जो नीलो के मियाँ एस सुलेमान साहब, सुलेमान, शबाब के रानवी साहब, रियाज शाहिद साहब, और बेशुमार लोग जो पढ़े लिखे थे और जो तालीम जिन्होंने हासिल की थी फिल्म के बारे में, वो फिल्में बना रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जाते रहे दुनिया से, और आने वाले जो थे वो मेरी तरह के ही आते रहे, नालायक बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि फ़िल्म का वो मेयार कायम नहीं हो सका जो इन लोगों ने कायम किया था। और बहरहाल अब पंजाबी फिल्मों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पंजाबी फिल्में बनाई और उनको एक नया अंदाज़ दिया। जैसे मुस्तफ़ा की बहुत सी फिल्में जिनको एक नया अंदाज़ दे के पेश किया गया। और मुस्तफ़ा की तो खैर जहानत है कि उन्होंने ये सोच के कि सुल्तान राही हैं सामने, तो सुल्तान राही एक बहुत ऊंची आवाज़ में और बड़ी मजबूत आवाज़ में बोलते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं भी इसी तरह चीख के बोलूँगा तो बात क्या बनेगी। तो इन्होंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल धीमा किया और उसमें एक नई एक चीज़ पेश की पंजाबी फिल्मों में, जो बेइंतहा लोगों को पसंद आई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे अंजुमन और सुल्तान राही, ऐसे ही मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही, ये एक ग्रुप बन गया। बिल्कुल। और मुनव्वर साहब, जिस वक्त आप काम कर रहे थे उस वक्त लाहौर में कोई 12 से ऊपर स्टूडियोज थे, जिनमें शानूर स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो, एएम स्टूडियो, जावेदा स्टूडियो, सेनिटल स्टूडियो, WZ अहमद स्टूडियो, बहुत सारे स्टूडियोज उस वक्त काम कर रहे थे और सब में फिल्में बनती थी। ये आपने उस दौर के डायरेक्टर्स की बात की जी, रज़ा मीर साहब का भी नाम लिया, तो मुझे उर्दू फिल्म के लिए इंट्रोड्यूस तो रज़ा मीर साहब ने किया था। तो मैं उस दौर के, जैसे मुन्नू भाई ने भी
उस दौर के शख्सियात और डायरेक्टर्स की बात की है, तो ये रज़ा मीर साहब और उनका एक यूनिट था, एक फ़िल्म थी आग का दरिया, वो सिंध में नसरपुर में उनकी लोकेशन थी। उसमें रज़ा मीर साहब नहीं थे, हुमायूं मिर्ज़ा साहब। हुमायूं मिर्ज़ा डायरेक्टर थे, रज़ा मीर साहब कैमरामैन थे और वो टॉप के कैमरामैन थे उनके, बल्कि आज भी शागिर्द उनके शागिर्दों के शागिर्द मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो हम शूटिंग देखने के लिए गए थे और मोहम्मद अली और शमीम आरा, मोहम्मद अली तो हमारा साथी था, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में हमने साथ काम किया था, लेकिन मैं शमीम आरा को देखने के लिए गया था। खैर वहाँ मिला के 1 घंटा बैठकर आ गए, तो रज़ा मीर साहब ने उस फिल्म में साक़ी साहब भी थे, तो साक़ी साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि यार आपको रज़ा मीर साहब ने अपनी ज़ाती आने वाली फ़िल्म लाखों में एक के लिए, एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर दिया है, बाकी तमाम कास्ट उन्होंने फाइनलाइज की हुई थी। तो मैं मेरी एजुकेशन जारी थी और कभी कभी रेडियो पे हम काम करते थे, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता और ये मुझे कोई शौक़ है। लेकिन देखिए उस दौर के लेजेंड्स की सोच क्या होती है। रज़ा मीर साहब ने कहा कि ये लड़का अगर वो कैरेक्टर नहीं करेगा तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। तो ये ऐसी शख्सियात थी। उसके अलावा एक और मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, उस दौर की जब बात आई है, तो जब वो पहली फिल्म लाखों में एक, मेरी शमीम आरा के साथ सीन था, शमीम आरा के साथ मेरी शादी हो जाती है, वो दुल्हन बनी बैठी है, हुजले उरूसी में बैठी है, मैं आता हूँ दूल्हा बना हुआ, मैं आकर घूंघट उठाता हूँ और कुछ डायलॉग बोलता हूँ, तो वो जवाब में कहती है कि मेरे तन के मालिक तो आप हैं, मेरे मन का मालिक कोई और है। हालांकि वो मैं हिंदू कैरेक्टर था मेरा, भाई हिंदू कैरेक्टर ही सही, लेकिन अब मैं शौहर हूँ, मुझे तो कह रही है कि मेरा मन का मालिक कोई और, क्योंकि वो पाकिस्तान में मुसलमान हीरो एजाज दुरानी के साथ मोहब्बत करती थी। तो अच्छा ये फिल्म तो उसमें मैं गुस्से में आता हूँ, उनको थप्पड़े मारता हूँ। तो अब मैं नया था, पहली फिल्म थी और मेरी तालीम भी जारी थी, मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता था। तो कैमरामैन ने ओवर द शोल्डर कैमरा रखा, फेस शमीम आरा का था, मेरा साइज था, तो मैं उसको 1 2 तीसरा थप्पड़ जो मैंने उनको मारा तो मेरा नाखून उनके चेहरे से टच करता हुआ, और मैं पूरी ताकत लगा रहा था, जबकि फिल्मी एक्शन में ताकत नहीं लगाया करते, एक्सप्रेशन होता है। तो वो उनको वहाँ यहाँ नीर पड़ गया, ज़रा ज़ख़म आ गया। तो टॉप की हीरोइन और उनके चेहरे का उनकी बात, तो लेकिन मैं घबरा गया, मैं डर गया, शॉर्टकट हो गया। तो शमीम आरा ने कहा कि नहीं आप दोबारा करें, कोई बात नहीं। वो जाहिर है वो बड़े लोग थे, और ये कहानी ज़िया सरहदी साहब की इसी फिल्म की पायरेसी इंडिया में राज कपूर साहब ने हिना के नाम से बनाई। वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। अच्छा, हम कहानी की बात कर रहे हैं ज़िया सरहदी साहब की। इब्ने सफ़ी के नावल पर एक फ़िल्म बनाई, प्रोड्यूसर थे मौलाना हिप्पी, डायरेक्टर थे कमर जैदी साहब, और उन्होंने 74 में एक फ़िल्म बनाई धमाका, जिसमें उन्होंने एक नए लड़के को कास्ट किया जिसका नाम था जावेद इकबाल। हीरोइन थी शबनम, रहमान, शाइस्ता कैसर उसमें थे, और उसके बाद और वो असल में जावेद शेख साहब थे। फिल्म किसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आई। उसके बाद जावेद शेख साहब टेलीविज़न पे आए और फिर इन्होंने शमा, आगही, अनकही की, और इनकी शोहरत फिर फिल्म इंडस्ट्री को तक पहुंची, और नज़र शबाब साहब ने इन्हें अपनी फिल्म कभी अलविदा ना कहना में 1983 में जो रिलीज़ हुई, इनको कास्ट किया। उसके बाद शादी मगर आधी, मिस कोलंबो, बॉबी, किराए के गुरीले, लाजवाल, तेरे घर के सामने, बेनज़ीर कुर्बानी, हलचल, हांगकांग के शोले, और जीने नहीं दूंगी, और बहुत सारी फिल्में जो एक के बाद एक हिट थी। तो जावेद साहब बताइए, आपका कैसा रहा ये सफ़र, नाकामी के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा सफ़र बड़ा कठिन और बहुत लंबा है, बहुत लंबी दास्तान है, कहानी है। मैं एक्टर कैसे बना, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से, मैं वहाँ पैदा हुआ, शौक़ बचपन से था और बचपन से अपने स्कूल से भागकर फिल्में देखता था और एक्टर बनना चाहता था। और उसी दौरान 3-4 लड़के थे, उस वक्त 13-14 साल एज थी, और हमने डिसाइड किया कि भाई हीरो बनना है तो लाहौर में स्टूडियो है तो वहाँ जाना है। तो लिहाजा डिसाइड ये हुआ कि हम लाहौर भाग जाते हैं। तो भागने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और पैसों के लिए मैंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के कुछ पैसे देखे हैं घर में, उसमें से 100 रुपया मैंने चोरी किया और लड़कों के पास आया कि भाई अब हम लाहौर चलते हैं। उस ज़माने में 100 रुपया बहुत बहुत बड़ा नोट था, वो उसका तो चेंज भी नहीं मिलता था। तो हम एक हलवाई की दुकान पे गए, 2 रुपये के लड्डू लिए, यानी कि 2 रुपये किलो थे यानी कि लड्डू, और 98 उसने वापस किए। 98 लेके हमने वो जेब में रखे, टांगा करवाया और सीधा हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। टिकट कटवा के ट्रेन में बैठे हुए थे और हम लाहौर एक्टर बनने के लिए जा रहे थे। इत्तफाक से मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे वालिद साहब हलवाई की दुकान के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, शेख साहब वो तुहाड़ा पुत्र आया सी, वो 100 का नोट सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। वो मेरे वालिद साहब के तो कान खड़े हो गए, बोले यार ये कैसे हो गया, 100 रुपये जावेद के पास कैसे। सीधा घर पे आए और उन्होंने अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपये का नोट नहीं था। उन्होंने 5-6 दोस्त अपने इकट्ठे किए, 2 को बस स्टैंड की तरफ भिजवाया, 2 को टांगे की तरफ भिजवाया, और ख़ुद 2 बंदों को लेके, उनकी छठी हिस्स थी कि भाई ये पैसे लेके क्या कर सकता है। वो रेलवे स्टेशन आए, इत्तफाक से वो ट्रेन खड़ी थी, उसके जाने में 5-7 मिनट थे। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो उन्होंने आखिरी डब्बे से जो स्टार्ट किया, तो बीच में जो डब्बा था उसमें हम 4 लड़के बैठे हुए थे, लड्डू खा रहे थे, लाहौर जा रहे थे और अपने आप को हीरो बना रहे थे। वो इतने में एक मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा हाथ था, वो मेरी गर्दन पे आया, मुझे उठाया, और मुझे फिर उसके बाद होश नहीं थी। मैं घर में उल्टा लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे, वालिद साहब मुझे मार रहे थे। ये मेरी एक्टर बनने का पहला एक्सपीरियंस था। तो मगर हिम्मत नहीं हारी कि एक्टर बनना है, और एक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली काम करना पड़ता है। उसके बाद वालिद साहब मुझे कराची ले आए। कराची में मेरे वालिद साहब ट्रांवे कंपनीज़ में काम करते थे। मैं यहाँ पर भी उस वक्त टेलीविज़न जो था वो नया नया था, 64 की बात है। तो मैं रेडियो पाकिस्तान में बज़्म तलबा के प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पर मैंने 1-2 ड्रामे किए। वो उसकी भी एक लंबी दास्तान के मैंने 5-7 दफ़ा वहाँ पर अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मैं फ़ेल हो गया, और फाइनली एक डायरेक्टर थे वहाँ पर, नजमुल हसन साहब और रज़ी अख्तर शौक़ साहब, उन्होंने मुझे फिर अपने एक ड्रामे में कास्ट किया, और एक ही जुमला था मेरा उसमें, जो मेरी फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन थी। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर किसी साहब से कहा कि मुझे टेलीविज़न पे काम करना है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, आफ्ताब अफ़गानी नाम था, उन्होंने मोहसिन साहब को फ़ोन किया कि भाई एक लड़का आ रहा है, उसको आपने काम दिलवाना है। मैं टेलीविज़न पे चला गया। टेलीविज़न में पहली दफ़ा देखा तो तलत हुसैन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हीरो थे, और एक सीरीज़ बन रही थी जिसका नाम था पता नहीं, याद नहीं है, मगर उसके डायरेक्टर मोहसिन अली थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसको, लड़के को ये कपड़ा दे दो, पजामा दे दो, पटका दे दो। और वो मैं आ गया। मुझे कहा कि भाई ये तलत साहब अपने दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ये तुम्हें बुलाएंगे, रमजू तुम्हारा नाम है, जब तुम्हें बुलाएंगे तुमने आना है इस तरफ, यहाँ पे खड़े होना है। ये तुमसे कहेंगे रमजू 2 चाय अच्छी सी बना के लाओ, और तुमने कहना है कि जी मैं बना के लाया। ये मेरी पहली अपीयरेंस टेलीविज़न पे थी, और मगर तहिया किया हुआ था कि इसी टेलीविज़न पे
इंशाल्लाह कभी हीरो आऊँगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। क्षमा ड्रामा बन रहा था तो क्षमा ड्रामा कासिम जलाली साहब का, फातिमा सुरैया भजिया का लिखा हुआ, और मैं को 50 लड़के जो ऑडिशन दे रहे थे, उन 50 लड़कों में से एक लड़का मैं भी था। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, अल्लाह का करम है कि सेलेक्ट हो गया, और क्षमा में मैं फर्स्ट टाइम हीरो बन के आया। और उसी हॉल में जहाँ पर मैंने एक छोटा सा रोल किया था, वहाँ मैं अब हीरो का रोल कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये जैसे फिल्म मिली धमाका, धमाका में भी 40-50 लड़के थे जिन्होंने कमर जैदी साहब को अपना ऑडिशन दिया, उसमें से मैं सेलेक्ट हो गया, मगर फिल्म नहीं चली, मैं फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया इसका मतलब है कि उम्मीदें टूट गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा। टेलीविज़न ने मुझे नाम दिया, टेलीविज़न में ये मेरी अनकही आ गई, अनकही ने मुझे उठा के नज़र शबाब साहब के पास ले गए, जो मेरी फिल्म कभी अलविदा ना बनी, और उसके बाद फिर मैंने आज तक मुड़ के नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़े की बात 74 में भी इनकी हीरोइन शबनम ही थी, और 83 में भी इनकी हीरोइन शबनम ही थी, जबकि उसमें सबिता भी श्रीलंका से थी। ये जो आपने अभी कहा कि इनकी हीरोइन पहली में ही शबनम थी, धमाका में और दूसरी फिल्म में भी कभी भी अलविदा शबनम ने थी। क्या नाम है, शबनम थी। तो क्या बात है कि दूसरी हीरोइनें इनके साथ काम क्यों नहीं करती? नहीं, सोचने की एक्चुअली बात। शबनम जो थी सबसे ज़्यादा पंक्चुअल थी, टाइमली डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की फिल्में कंप्लीट करवा देती थी। बाकी फिर जाहिर है, आपको, आप भी इंडस्ट्री में रहे हैं, आपको मालूम होगा। जावेद शेख साहब ने अपनी फिल्में भी तो बनाई, बड़ी कामयाब फिल्में। जी, वो मैं बात करता हूँ इनसे, हाँ। वो भी मैं बात करता हूँ। जैसे 1948 में उन सब लोगों को, उन टेक्नीशियंस को, उन अदाकारों को टूटे हुए सिनेमा हॉल्स मिले, टूटे हुए स्टूडियोज़ मिले, मशीनरी टूटी हुई मिली। इनको टूटे हुए सिनेमा हाउसेस तो मिले, मशीनरी बहुत अच्छी मिली, नई मिली, और फिर इन्होंने अपनी दानिश से जो भी फिल्म बनाई वो एक अलग फिल्म बनाई। और जावेद फाजिल साहब एक बात कहा करते थे कि मैं देख रहा हूँ कि अब जो इंडस्ट्री शुरू होगी कराची से होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। तो 2014 में नामालूम अफराद, 2016 में एक्टर इन लॉ, 2017 में फिर नामालूम अफराद 2, फिर 2021 में खेल खेल में, उसके बाद लोड वेडिंग, कायदे आज़म जिंदाबाद, तेरी मेरी कहानियाँ, और ये सब कहानियाँ करते करते आप इस सफ़र में मौजूद हैं। तो अपनी जर्नी बताइए, कैसा रहा सफ़र, क्या मुश्किलात आई, क्या कामयाबियाँ, कैसा रहा? नाम लो। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं लेजेंड्स के साथ बैठा हुआ हूँ, जबकि मुझे लगता नहीं है कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे इतने बड़े लोगों के साथ बिठाया जाए। और बहुत छोटी सी ही हमारा अभी जो है वो हिस्सा है इस फिल्म इंडस्ट्री में। और जहाँ तक सफ़र की बात है, जो शुरू हुआ वो तो टेलीविज़न से ही हुआ, क्योंकि जब हमने अपने करियर का आगाज़ किया था तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री तो थी ही नहीं। ये सोचना भी कि फ़िल्म बनाएंगे, ख्वाब तो ज़रूर था हमारे जैसे लोगों का उस टाइम पर, लेकिन कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, या कोई इवन सोचना भी बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि फ़िल्म तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। इक्का दुक्का ही कभी कोई 4-5-6 सालों में फिल्म्स आ जाती थी। तो और हम भी जब बड़े हुए तो ज़्यादातर इंडियन फिल्म्स देखते हुए बड़े हुए, या फिर पाकिस्तानी वो फिल्म्स देखी जो कि थोड़ी सी जिनमें जिद्दत थी, जैसे कि जावेद शेख साहब ने जब फिल्म्स बनाई ये दिल आपका हुआ, तो वो हमें याद है, या फिर शोएब मंसूर साहब ने खुदा के लिए बनाई, तो वो चीज़, उन फिल्म्स ने हमें बहुत इंस्पायर किया, या एटलीस्ट हिम्मत दिलाई कि यार हम भी जो है ना कुछ बेहतर क्वालिटी की चीज़ें कर सकते हैं। तो बस वैसे ही टीवी के साथ काम करते करते एक बार सोचा हुआ था कि फ़िल्म बनाएंगे, ज़िंदगी में एक बार मौका मिलेगा एक फ़िल्म बनाने का, फिर मर जाएंगे, यही ख्वाहिश थी। बट आई थिंक हमने जब फिल्म बनाई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही नोबडीज़ से, मतलब कोई ऐसा ख़ास तो जानता नहीं था, ना किसी के रेफरेंस से थे, ना कोई ख़ानदान में कोई फिल्म में था। तो आई थिंक कि जब हम फिल्म बनाने के लिए निकले तो हमें खुद भी नहीं अंदाज़ा था कि फ़िल्म जो है वो
इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और उसकी वजह से बाकी लोगों को भी बहुत हिम्मत मिलेगी बनाने की। आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम लोगों को कोई जानता नहीं था, हमने फिल्म बनाई, वो हिट हो गई, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि जब ये बना सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बना रहे। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उससे बहुत जो है वो इंडस्ट्री थोड़े अरसे के लिए, मैं ज़रूर कहूँगा 4-5 साल के लिए, 2014 से 2019 तक, जब तक कोविड नहीं हुआ था, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। क्योंकि जब हमने फिल्म बनाई थी उस टाइम पे सिनेमा, मुझे बहुत हैरत हुई, जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी सर ने कहा कि 2500 स्क्रीन्स होती थी। तो जब हमने अपनी पहली फिल्म बनाई तो सिर्फ 60 स्क्रीन्स थी। तो आप सोचें कि पिछले 20-30 सालों में सिनेमा कितना ही ज़्यादा पस्ती में चला गया कि सिर्फ 60 स्क्रीन्स रह गई थी। तो फिर 2014 से 2019 तक सिनेमा अच्छा चला, क्योंकि फिल्म्स बनती रहीं। हमने बनाई, हुमायूं सईद ने बनाई, नदीम बेग और यासिर नवाज़, वजाहत रऊफ़, ये सब फिल्म्स बनाते रहे। तो इसकी वजह से थोड़ी सी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिली और 2019 में तकरीबन 120 स्क्रीन्स हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर कोविड जो है ना, दुनिया भर में सिनेमा काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहा है। बट हमारे यहाँ थोड़ी सी और भी वजूहात हैं, जैसे कि फिल्म्स पे पाबंदी लगना दूसरे मुल्कों की, तो उसकी वजह से भी सिनेमा का फुटफॉल काफ़ी कम हुआ है। तो अब वापस से तकरीबन स्क्रीन्स जो है वो कम होती जा रही हैं। लेकिन हमारे जैसे और जो फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म्स बनती रहें और लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती जाए। और अब क्योंकि वक्त बदल रहा है, तो सिनेमा जो है वो खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, नाउ दिस इज़ अ 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसके अंदर हम हैं। तो अब जो है वो नॉट जस्ट सिनेमा, टीवी की भी अगर हम बात कर लें, या ओवरऑल भी स्टोरी टेलिंग जो है वो आप अपना नैरेटिव सेट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक सिनेमा की स्क्रीन्स जो हैं वो बढ़ानी चाहिए। फिल्में हम इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। अभी लेटली आई गेट टू नो कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ फ़ंड बनाया है फिल्म्स का, और बहुत अच्छी बात है कि वो लोगों को फ़ंड दे रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि फिल्में तो बनाते रहेंगे, हमें सिनेमा बनाने की ज़्यादा लेकिन ज़रूरत है। नबील देखें, मदीन साहब एक सेकंड, मुझे 2 मिनट दे दीजिए, इससे पहले कि आप शहरियार मुनर्रफ की तरफ भी जाएं और ये सारा करें। मैं 2-3 क्रेडिट हैं वो देना चाहता हूँ इस मौके पर। सबसे पहले तो अहमद शाह साहब को क्रेडिट देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने इस साल भी इतना बड़ा ये आलमी मेला लगाया है, और ये इधर ये देख के बहुत खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है अहमद शाह साहब के कि अल्लाह ताला उनको और ऐसे काम करने का मौका दे। दूसरा, ये मेरे साथ जो मेरे 2 सीनियर मुनव्वर सईद साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बैठे हैं, अभी जिक्र हो रहा था फिल्मों का, और मुनव्वर भाई ने भी और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने भी पंजाबी फिल्मों में काम किया। तो क्रेडिट ये है कि पंजाबी फिल्मों में काम करके इन्होंने नाम कमाया। हालांकि पंजाबी इनकी मादरी ज़बान नहीं है, तो लिहाजा अपनी ज़बान से हट के दूसरी ज़बान में अपना नाम पैदा करना, मैं कह रहा हूँ कि हाल पूरे हॉल की क्लैपिंग मुझे चाहिए इन लोगों के लिए। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के हालात बुरे हैं। इस वक्त 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इसको थोड़ा सा आसरा दिए हुए हैं। उसमें एक ये नबील कुरैशी है, बड़ा टैलेंटेड है, बड़ी एक डिफरेंट सोच रखता है माशाल्लाह, और एक नदीम बेग है, वो आज यहाँ पे उनको मधु किया हुआ था, वो आज नहीं आए हैं, मगर ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। ये 2 बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये और फिल्में बनाएंगे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। और एक और जो क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ वो मतीन साहब को है। यार मैं तो हैरान रह जाता हूँ इनकी जो डायरेक्टरी है। आप सोचें ज़रा कि इनके पास 1950 से लेकर 2000 यानी कि 25 तक की जितनी फिल्में हैं, उनके डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, वो सब इनको याद है। तो इनके लिए भी बहुत सी तालियां हैं। गोया इंसाइक्लोपीडिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नबील, आप फिल्म की स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं कि फिल्म की स्क्रीन्स ज़्यादा होनी चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जब जहाज़ की तरह, रेल की तरह उसमें भी क्लासेस होंगी। 500 रुपये अफोर्ड करने वाला भी आके फिल्म देख सकेगा, 1200-1500 वाला भी आके फिल्म देख सकेगा। दूसरी बात यह कि पहले हम फिल्म देखने जाते थे
जो सिनेमा की ज़िंदगी बटी हुई थी वो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 में थी। हमें पता है कि हम यहाँ जाएंगे 3 से 6 में लेट हो गए हैं तो हम 6 से 9 का शो देखेंगे या 9 से 12 का। अब मैं ऑफिस से उठ के जाता हूँ 6 बजे एक फिल्म देखने के लिए, तो पता लगता है वो सुबह 11 बजे चल गई, क्योंकि वो रोज़ 11 बजे ही चलेगी और मैं छुट्टी करके 11 बजे फिल्म देखने नहीं जा सकता। ये एक आपकी फिल्म की इस वक्त की ये सिनेमा हाउसेस से ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। अगर ये राशिद मिनास पे जो सिनेमा है उसमें 11 स्क्रीन्स हैं, तो 11 स्क्रीन में 11 फिल्में एक दिन में चल सकती हैं। जैसे जैसे रश कम हो जाए आप छोटे सिनेमा पे ले आएं, जिसका रश ज़्यादा है उसे बड़े सिनेमा पे ले जाएं। खैर, हम बात करते हैं शहरयार मुनव्वर की। 2016 में हो मन जहां, फिर इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस की खेल खेल में 2021 में, फिर 7 दिन मोहब्बत इन, परे हट लव, तेरी मेरी कहानियाँ। तो शहरयार, अदाकार से स्टार बनना कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आप सबसे माजरत चाहूँगा, मैं लेट आया। पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छा था, तो वालिद साहब कहते थे अगर तुम टाइम पे अपनी आदत ठीक कर लो टाइम पे आने की तो पता नहीं क्या बन जाओगे। उन्होंने ये सवाल छोड़ा, आज आपने मुझे बोला कि तुम अदाकार से स्टार कैसे बन गए। मुझे तो लगता है उल्टा हिसाब था। मैं अभी तक अदाकार नहीं बना था, पहले स्टार बन गया था, और अब तो मैं अदाकार बनना सीखना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं टीवी के आर्टिस्ट को अदाकार कहता हूँ, फिल्म का तो स्टार होता है। अच्छा। आप कभी इश्तिहार देखें तो सितारे लिखा हुआ आता है, फिल्म के सितारे हमेशा से सितारे होते हैं वो, तो फिल्म में जो भी है वो स्टार है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिल्म जी एक पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जिस ऑगस्ट गैदरिंग में बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए अच्छा हुआ कि सब मुझसे पहले बोल गए, क्योंकि वो कहते हैं जब आप कम बोलते हैं तो ज़्यादा सुनते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सच्ची बात यह है कि नहीं, अच्छी बात थी, बजा सकते हैं आप लोग तालियां। ये मेरे लिए नहीं है, इन सब के लिए हैं, तो मैं भी बजाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच्ची बात यह है कि मैं बहुत डरा हुआ था मेरी बारी आएगी। मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि टाइम पूरा हो जाए, मेरी बारी ना आए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं बनती इतनी बड़ी यहाँ पे जो लोग बैठे हों उनके सामने बात करने की। खैर, आपने मुझसे पूछा तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। फ़िल्म मेरे लिए एक हमेशा लार्जर देन लाइफ रहा। एक बचपन से जब फिल्में देखते थे तो सोचते थे कि कभी फिल्म में आएंगे, तो वो मौका जब मिला तो बहुत, एक तो जब शूट होती है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सच्ची जो बात है। बट जब आप पहली दफ़ा अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं तो उसका एक अलग ही एहसास है। मैं उसको नहीं बयान कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोल गया तो आप कहेंगे कि शोखियाँ मार रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है। जितना मेरे लिए था उतना इन सब के लिए भी होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज फिल्म पे बात हो रही है और इतनी सारी ऑडियंस आ रही है। तो अब जब फिल्में लगती हैं तब भी इतनी ऑडियंस आ जाए तो शायद 4 स्क्रीनें और बन जाए। मैंने उसकी वजह बताई ना कि सिनेमा के जो एक ही टिकट, नहीं, वो आपने गलत वजह बताई। आपने बताया कि 11 बजे वाली फिल्म के लिए मैं छुट्टी नहीं करूँगा। नहीं, जाहिर है। तो वो 11 बजे वाली फिल्म कौन देखते हैं? वो देखते हैं जो स्कूल से फुट्टा मार के जाते हैं, जो बंक करके जाते हैं, तो उनको पनिशमेंट के तौर पे वो वाली फिल्म दिखाते हैं 11 बजे। नहीं, हमने जब फिल्म देखनी शुरू की तो ये जितनी ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी वो सब यहाँ पे कराची में प्रिंस सिनेमा पे, निशात सिनेमा पे, कैप्री सिनेमा पे स्पेशल मॉर्निंग शो होती थी, और उसमें हमने जाके नायला देखी, आग का दरिया देखी, पायल की झनकार देखी, गुनाह और सही देखी, लाखों में एक देखी। ये सब फिल्में हमने उसमें देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं IBM में पढ़ता था, सदर में ही यहाँ पे, और साथ में वो कैप्री सिनेमा हुआ करता था। तो अक्सर क्लासेस के बीच में जब मौका मिलता था तो हम भी जाके फिल्में देखते। 2012 में मैंने ग्रेजुएट किया, तो मैं बताना चाह रहा हूँ तब भी फिल्म सिनेमा लगता था, और अभी मुझे पता चला वो कैप्री टूट गया और उसकी जगह कुछ और बन गया। खैर, इस पे आते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सैड बात है। पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सवाल ये नहीं है कि और स्क्रीनें बने, सवाल ये है कि स्क्रीनें किन के लिए बने।
ये सिनेमा 1500 वाली टिकट की आपने बात की है, 1500 वाली टिकट वालों के लिए तो है ही नहीं। सिनेमा तो होता ही मासेस के लिए है, और जब तक मासेस के लिए नहीं बनेगा सिनेमा तो वो सिनेमा जिंदा रह ही नहीं सकता। सो मल्टीप्लेक्सेस वाला सिनेमा सिनेमा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि सिनेमा को हमें वापस पहुंचाना है मासेस तक। मासेस से आपने सब कुछ ले लिया, बिजली तो थी नहीं, जो नहीं थी, जो चीज़ें नहीं थी वो तो नहीं थी। एक सिनेमा था जब आप टिकट खरीद के एसी में बैठ के सिनेमा देख सकते थे, अब वो भी आपने ले लिया। जब स्क्रीन पे एक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में एक्शन करेंगे। जब बंदे के पास एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो फ्रस्ट्रेट होके कहीं ना कहीं तो वो एक्शन निकालेगा ना, तो तभी मसाइल। खैर अब मैं फ़लसफ़ों में नहीं जाता। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आम आदमी तक कुछ एंटरटेनमेंट पहुंचा सकें, कुछ रिलीफ पहुंचा सकें। स्पेशली जो एक एस्केपिस्ट सिनेमा हुआ करता था, जो एक लेबरर है, जो एक हार्ड वर्क करके पूरा दिन के बाद एक कमाई कमाता था, उसको मौका मिलता था कि वो फिल्म देख सके, वो भी आपने उससे ले लिया। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा जुल्म हुआ, और इसी वजह से, और सिनेमा तो बनाते ही वो हैं, तो जब वो ही नहीं रहे तो फिर सिनेमा भी आहिस्ता आहिस्ता चला गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप मुनव्वर, बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि मासिस के लिए फ़िल्म बनानी चाहिए। हम बनाते हैं मासिस के लिए बनाऊँ, मगर वो उनकी पहुंच से दूर हो गई है, क्योंकि सिनेमा का टिकट 1000 रुपये, 1500, 2000 हो गया, तो वो फिल्म देखना चाहते हैं मगर देख नहीं पाते। ऐसा ही। तो इसमें जो सब मैं समझता हूँ इसमें कसूर जो है वो मल्टीप्लेक्स के जो ओनर्स हैं उनका है। हिंदुस्तान में आप भी मेरा ख्याल है जानते होंगे कि हिंदुस्तान में सुबह 9 बजे पहला शो होता है जिसकी टिकट की कीमत सिर्फ 100 रुपया होती है, और उसके बाद 10 बजे शो होता है उसके 200 रुपया। इस तरह करते करते वो जो 1000 रुपया है वो रात के शोज़ में चला जाता है। तो वहाँ पे जो रिक्शा वाला, वो जो मैकेनिक है, ड्राइवर है, वो फिल्म को आज भी देखते हैं 100 रुपये में सुबह के वक्त। अगर हमारे यहाँ पे मल्टीप्लेक्स के जो ओनर हैं अगर ये सिलसिला शुरू कर दे तो हमारी फिल्में भी मासेस तक पहुँच सकती हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये इन्होंने जो सिनेमा हाउसेस बनाए थे उस वक्त बनाए थे जब इंडियन फिल्म यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। उन्होंने किसी तौर भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए नहीं बनाए थे ये, और वो चूंकि वो इंडियन फिल्म आना बंद हो गई तो अब मजबूरी है, अंग्रेज़ी फिल्म है या ईद के ईद रिलीज़ होने वाली फिल्में, अब इसके लिए प्रोड्यूसर भी चाहिए। देखिए एवेन्यू स्टूडियो था ना, एवेन्यू स्टूडियो था, वो फिल्में प्रोड्यूस करते थे। बारी स्टूडियो वाले फिल्म प्रोड्यूस करते थे, शानूर वाले, वो प्रोड्यूसर नहीं रहा। वो जो पढ़ा लिखा प्रोड्यूसर था जिसे पता था कि मैंने क्या आवाम को देना है, वो प्रोड्यूसर नहीं रहा। अब आप अपने पैसे पूल करके या जैसे तैसे करके आप फिल्म बना लेते हैं तो वो जितनी चलनी होती है चल जाती है। ईद पे 3 छुट्टियां होती हैं तो लोग आके फिल्म देख लेते हैं। फिल्म का मज़ा तो तब है जब साल में 100 फिल्म बने, कम से कम 52 फिल्में बने जो हर हफ्ते एक नई फिल्म लगे, तब तो ये अच्छा। फिर ये देखें कि अभी एक फिल्म लगी हुई है नीलोफर, नामालूम अफराद क्यों नहीं लगी हुई, स्क्रीन्स तो खाली हैं, जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले। और बहुत सारी आपकी फिल्में हैं, ठीक है, नदीम बेग की फिल्में हैं, जवानी फिर नहीं आनी है, और बहुत सारी इस तरह की जो दौर में बनी है, तो वो फिल्में भी लग सकती हैं, लेकिन वो फिल्में नहीं लगी हुई। मैं फिल्म बाजी देखने के लिए साकिब की मैं 3 दफ़ा सिनेमा गया, 3 दफ़ा मैंने टिकट लिया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि सर जब 10 लोग होंगे तो फिल्म चलाएंगे, वरना हम फिल्म नहीं चला सकते, और मैं वापस आ गया। अच्छा, तो खैर आपने इस वक्त 2-3 बातें कही। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं बता रहा था कि आजकल एक्शन स्क्रीन पे नहीं होता तो आम आवाम में होता है, इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये इनकी गलती है या उनकी गलती है, इससे मैं दूर ही रहूँगा। एंड ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लेक्सेस वाले बिजनेसमैन हैं, उनको बिज़नेस करना है, वो पैसे लगाते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, AC चलाते हैं, तो वो तो अपना बिजनेस देखेंगे। पहले भी सिनेमा बिजनेसमैन ही थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टूडियो ओनर लेकिन बिजनेसमैन थे। मुझे ये लगता है कि ये एक रिग्रेसिव आर्ग्यूमेंट है कि आप कहें कि अंडा पहले आए या मुर्गी, कि पहले हम फिल्में बनाएं या पहले स्क्रीनें बनाएं। मुझे लगता है कि जो हम कर सकते हैं वो बेहतर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नबील माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए 5 फिल्में, आपने 6 फिल्में बनाई, 7 माशाल्लाह आपकी, उनमें से एक में मैं भी था, छोटा सा मैंने भी रोल किया।
मैंने 2 प्रोड्यूस की, शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की। अगर गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, एक ट्रैवलिंग सिनेमा करे, हम सब अपनी फिल्में देने को तैयार होंगे और उस पर चार्ज नहीं करेंगे। मेरी तो फिल्म चल के ख़त्म हो चुकी, मैं देने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की एपेटाइट ख़त्म हो गई, उनको भूल ही गया है कि फ़िल्म हुआ क्या करती थी। देखिए शहरियार, इस मुल्क में कभी भी गवर्नमेंट ने सिनेमा को, इंडस्ट्री को ओन नहीं किया, इसे इंडस्ट्री नहीं माना। ये तो हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने कभी भी ओन नहीं किया। टैक्स लेते हैं एक एक एक्टर से अलहदा अलहदा, सिनेमा का टैक्स अलहदा, स्टूडियो का टैक्स अलहदा, हर चीज़ का टैक्स होता है, लेकिन कभी भी ओन नहीं किया। नेफडेक बना था, उसमें सिर्फ एक उर्दू फिल्म बनी थी, खाक और खून, मसूद परवेज़ साहब ने बनाई थी टीवी के आर्टिस्ट को लेके। उन्होंने उस वक्त सोचा था कि वारिस हिट हो गया है तो उसके एक्टर्स को लेके हम फिल्म बनाएंगे तो शायद बहुत चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नसीम अज्जाजी के नावल पे बनी थी, लेकिन वो फिल्म नहीं चली, और फिर कुछ अंग्रेज़ी फिल्में इंपोर्ट करके वो इदारा बंद हो गया। इदारे को बंद कर दिया गया। माशाल्लाह में भी सख्त माशाल्लाह था ज़िया हक साहब का। एक दौर था फिल्म का, जो हम फिल्म की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अब हो सकता। हर चीज़ महंगी है, आलू महंगा, टमाटर महंगा, हर चीज़ आम आदमी के दस्तरस से बहुत बाहर है। कम अज़ कम खुदारा तफरीह को तो फ्री ना सही, लेकिन सस्ता तो कर लें। तफरीह नहीं है, लोगों में खिंचाव पैदा हो गया है, फासले पैदा हो गए हैं, नफ़रतें पैदा हो गई हैं। फिल्म ऐसी चीज़ है जो लोगों को तफरीह पहुँचाती है और साथ ही एजुकेट भी करती है। और उन माशरे के शैतान सिफत लोगों को बेनकाब करती है स्क्रीन पर, जो माशरे का खून चूसते हैं। ये फिल्म की इतनी बड़ी अहमियत है, और फिल्म का एक तासुर है, असर होता है। आप लाख तकरीरें करें और टॉक शोज़ में बोले, उसका इतना असर नहीं होता जितना फिल्म का असर होता है। हम अच्छे और बुरे किरदारों में खुद को ढाल कर स्क्रीन पर पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत भी है, नेकी भी है, और लाखों लोगों का रोज़गार भी मुंसलिक है। वो जो आपने कहा कि 3 शोज़, 3 से 6 से 9 से 12, तो 9 घंटे होते थे। अगर हम सारे पाकिस्तान के सिनेमाओं को का स्टैटिस्टिक्स ले, तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार सिनेमा हाउसेस थे। किसी सिनेमा की कैपेसिटी हॉल की 1500 थी, किसी की 1200, किसी की 1000, किसी की 700। अगर हम एवरेज भी लगाएं, 500 सीट्स की कैपेसिटी, 2.5 हज़ार सिनेमा, 9 घंटे। हम 9 घंटे कितने लाख लोगों को 4 दीवारी में, अंधेरे में बंद करके बिठा देते थे फिल्म देखने के लिए, जिसकी वजह से जराइम में भी कमी होती थी। ये रिपोर्ट है उस दौर की कि जराइम भी इतने नहीं होते थे कुरैशी साहब, ये तो हल है, यही हल है इसका कि प्रोड्यूसर्स भी आए नए, वो इन्वेस्ट करें, अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छी कहानी पे बनाएं। म्यूज़िक सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा म्यूज़िक बनाएं उसके अंदर। शेख साहब ने जो फिल्में बनाई हैं, उनके सबके नाम मुख्तलिफ थे, नए थे। इन्होंने भी, जो नबील ने बनाई हैं फिल्में, ये सब नाम नए थे, इससे पहले कहीं नहीं ये नाम इस्तेमाल हुए थे। यही उन फिल्मों की यूनिकनेस थी। हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहरयार मुनव्वर का, नबील कुरैशी का, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का, मुनव्वर साहब का और जावेद शेख साहब का। जो लोग अब भी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं वो करते रहें, और ये फिल्म का सफ़र ऐसे ही जारी रहे, क्योंकि फ़िल्म माशरों को बदल सकती है। अपना ज़माना, मुझसे किसी अमेरिका से आए एक साहब ने, उनको पता लगा कि मैं फ़िल्म पे रिसर्च करता हूं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे 1960 का कराची देखना है। तो मैंने उन्हें 1960 में बनने वाली जितनी कराची में बनी आउटडोर फिल्में थी, मैंने वो सब उनका रेफरेंस दिया, और उन्होंने देखा कि उस ज़माने का कराची कैसा था, तफरीह गाहें कैसी थी। तो फिल्म ज़माने बताती है। हमारा एक दोस्त हाइसम हुसैन, जब वो इंग्लैंड से पढ़ के आया, तो उसको एक पीरियड फिल्म ड्रामा बनाना था, दास्तान, 1950s का ड्रामा था।
वो बना। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे 50s की फिल्में दिखाई जिसमें वो गाड़ियाँ भी थी, वो फैशन भी थे, वो फर्नीचर भी था। तो फिल्म ज़माने को कैद कर लेती है और हमेशा नई रहती है। अगर आपने 1950 की कोई फिल्म नहीं देखी तो वो आपके लिए नई है। फिल्म हमेशा नई रहती है, जब देखें वो नई होती है। आईना थी, मौला जट थी, 5 साल चली सिनेमाओं पे। आईना मैंने खुद 14 दफ़ा देखी। बंदिश मैंने, जब कभी अच्छा मूड होता था कि जी अच्छा गाना सुनना है रॉबिन घोष साहब का, हम फिल्म देखने चले आते थे। बहुत शुक्रिया। आर्ट्स काउंसिल पाइदाबाद, सदा जीवे अहमद शाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कुरैशी साहब, मुनव्वर सईद साहब, जावेद भाई, नबील, वंडरफुल, शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तस्वीर बनाएंगे सर आपकी सरबराही में, और मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के सामने भी यही बातें की जो आज आपको सुना रहे थे कि ये गिल्ड बनाएं, फिल्म अपने जोर पे चलेगी। और मैं इन लड़कों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं, नबील को, और जो यंग फिल्म मेकर आए, फिल्में बना रहे हैं। हमारे पास और भी नए नौजवान आ रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल आज ऐलान करता है, ये सिंध अगर अदारा बनाते हैं या नहीं बनाते, आर्ट्स काउंसिल फिल्म बनाने का ऐलान करता है। आर्ट्स काउंसिल अपना प्रोडक्शन हाउस कायम करेगा और यहाँ से इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, हमारे उस्ताद बुजुर्ग, और हमारे पास एकेडमी है थिएटर की, शानदार एक्टर प्रोड्यूस कर रही है। नेपा के ग्रेजुएट बच्चे हैं जावेद भाई। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम दूसरों का मुंह देखें, अपना काम शुरू करते हैं। और इसमें बहुत गुंजाइश है क्योंकि फिल्म क्रिएटिव का दुनिया में सबसे बड़ा मीडियम है, ना फिक्शन से बड़ा, शायरी से बड़ा, ड्रामे से बड़ा, क्योंकि इसमें सारे के सारे आर्ट हैं। तो मुस्तफा भाई, इस साल हम मिलके इंशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल में फिल्म बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर बना लो यार।